हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर, सोनू केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में सरफेस केमिस्ट्री ने चैप्टर नंबर 5वां सरफेस केमिस्ट्री, और हम लोग बताए थे कि ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में न। तो आज हम लोग देखेंगे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। न हेडिंग देंगे कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में अंतर क्या हो जाएगा। हिंदी कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। क्या अंतर है ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में न। तो ध्यान देंगे हम लोग कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में हम बताए थे कि एक के बीच कौन सा बंधन बनता है। पहले एक तरफ दोनों को सेपरेट कर लीजिए। एक तरफ हम लोग क्या लिख देंगे, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और एक तरफ हम लोग लिख देंगे रासायनिक अधिशोषण। एक तरफ हम लोग देखें क्या है मेरा, भौतिक अधिशोषण, और एक तरफ क्या है मेरा, रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, तो बताए थे कि भौतिक अधिशोषण के बीच जो होता है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच भान डर वाल बल बनता है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि जो पदार्थ किसी सतह पर जाएगा तो वह पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है, और जिस सतह पर जाएगा वह अधिशोषक कहलाता है। यदि उसके बीच भान डर वाल बल हो तब वह भौतिक अधिशोषण होता है, और जब रासायनिक बंधन हो तब क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि अधिशोषण बल भान डर वाल, अधिशोषण बल भान डर वाल बल होता है। अधिशोषण बल भान डर वाल बल होता है। यहाँ क्या होगा सर, पहला कि अधिशोषण बल रासायनिक, अधिशोषण बल रासायनिक बंधन होता है। अधिशोषण बल क्या होता है, रासायनिक बंधन होता है न। कहता है कि इसमें आसानी से संघनित होने वाली गैस क्या होता है, अधिशोषित होती है। मतलब आसानी से संघनित होने वाली गैस अधिशोषित होती है, अधिशोषण को ही सर अधिशोषित भी बोलते हैं। ठीक है, कहता आसानी से संघनित होने वाला, मतलब बिना कोई टेंशन, बिना कोई प्रेशर का क्या हो जाए, आसानी से उस सतह पर आके स्ट्रेच हो जाए, चिपक जाए या संघनित हो जाए, तब वो ऐसा भौतिक अधिशोषण में होता है। लेकिन रासायनिक बंधन में क्या होगा कि इसके साथ जो रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, उसके साथ होगा। तो सेकेंड इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि इसमें अधिशोषण से अभिक्रिया करने वाली,
इसमें अधिशोषक से क्रिया करने वाली गैस अधिशोषित होती है, अधिशोषित होती है। ध्यान देंगे यहाँ सर कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो आसानी से गया और चिपक गया, स्ट्रेच हो गया, लेकिन जैसे रासायनिक बंधन है तो वहाँ क्या होगा कि कोई अधिशोष्य पदार्थ उस अधिशोषक के सतह पर जाकर के उसके साथ रिएक्शन करेगा, जुड़ेगा, तब यह रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। हम लोग अब तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके लिए निम्न ताप क्या होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, इसके लिए क्यों सर? क्योंकि भौतिक अधिशोषण है, और भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर तो जो इसके सतह पर हम लोग चर्चा किए थे कि यह सतह है और इस पर क्या है, कण आकर के स्ट्रेच कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह कण क्या हो जाएगा, और हट जाएगा, दूर चला जाएगा। तो कहता है कि भौतिक अधिशोषण में कम ताप ही अनुकूल होता है, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का दर घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है सर कि रासायनिक अधिशोषण में कि जितना ज़्यादा रिएक्शन करेगा अधिशोषण का दर उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ताप बढ़ने पर इसमें अधिशोषण का दर बढ़ेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए निम्न ताप अनुकूल होता है। इसके लिए निम्न ताप अनुकूल होता है। इसके लिए क्या होता है, निम्न ताप अनुकूल होता है, तथा ताप बढ़ने से अधिशोषण दर घट जाती है, अधिशोषण दर घट जाती है। जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यह क्या होगा, तो इसके अधिशोषण के लिए क्या होगा, उच्च ताप अनुकूल होता है ना। क्या लिखेंगे, इसके लिए उच्च ताप अनुकूल होता है। इसके लिए हाई टेम्परेचर, उच्च ताप क्या होता है, अनुकूल होता है, तथा ताप बढ़ने से क्या होगा, यहाँ ताप बढ़ने से अधिशोषण दर घट जाता है, यहाँ ताप बढ़ने से अधिशोषण दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तथा ताप बढ़ने से अधिशोषण दर बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से अधिशोषण दर क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर नंबर चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि चौथा पॉइंट में कहता है कि यह जो होता है उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। चौथा पॉइंट में क्या बोलेंगे कि यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि अधिशोषण में उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ सर, उत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब हुआ कि कोई भी यह रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से फिर क्या बनेगा, रिएक्टेंट। मतलब दोनों से दोनों बन सकता है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, तब यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। लेकिन रासायनिक में क्या है सर कि एक बार हो गया तो सीधा कोई ना कोई प्रोडक्ट ही बना करके क्या करेगा, निकालेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यह
अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। मतलब भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होता है सर कि यह रिएक्टेंट है और ऐसे एरो देते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब R से P बन सकता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, तब यह अनुत्क्रमणीय है। और जब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक में बदल जाए तब इसको उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। मतलब दोनों एक्सचेंज कर जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए। लेकिन यहाँ है कि नहीं, एक बार जो उत्पाद मेरा बन गया तो वही रहेगा। कहता है कि इसका अधिशोषण उष्मा जो होता है कम होता है। पचमा में क्या लिखेंगे कि इसका अधिशोषण उष्मा कम होता है। इसका अधिशोषण उष्मा कम होता है, अर्थात ध्यान दीजिए, अर्थात 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स, अर्थात 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। नहीं, अब कहता है इसमें पांचवा में कि इसका अधिशोषण उष्मा उच्च होता है। इसका अधिशोषण उष्मा उच्च होता है, अर्थात 50 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, क्या देख रहे हैं सर कि इसका अधिशोषण उष्मा मतलब फिजिकल कम ही ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, उच्च टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद छठा पॉइंट हम लोग इसका लिखेंगे सर। छठा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत नहीं के बराबर पड़ती है या कम पड़ती है। इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत, इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत क्या होगी सर, कम होती है। और इसमें क्या लिख दें, इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत क्या होती है, अधिक होती है। इसमें सक्रियण ऊर्जा की, इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत अधिक होती है। इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत क्या होता, अधिक होती है। कहता है एक और पॉइंट कि इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, सॉरी, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। क्या है सर, समझाते हैं। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। और इसमें क्या लिखेंगे सर कि इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। अब ध्यान दीजिए सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं
कि यह हमारा भौतिक अधिशोषण है और यह हमारा रासायनिक अधिशोषण है। और भौतिक अधिशोषण में सर हम लोग पढ़े हैं कि अधिशोषण बल वॉन डेर वाल बल होता है। अधिशोषण बल वॉन डेर वाल बल कहने का मतलब कि अधिशोष और अधिशोषक के बीच वॉन डेर वाल बल क्रियाशील होता है। ये रासायनिक अधिशोषण है सर। बताए थे कि अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो होता है वह रासायनिक बंधन क्रियाशील होता है, चाहे वह आयनिक बंधन हो चाहे वह सहसंयोजक बंधन हो। अब कहता है कि भौतिक अधिशोषण फिजिकल मतलब कोई इसमें बाह्य चीज की आवश्यकता नहीं है कि कोई सतह है उस पर आकर के कोई भी चीज क्या हो गया, स्टिक हो गया, जम गया, चिपक गया। कहता है आसानी से संघनित होने वाली गैस अधिशोषित होता है, जिसमें कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं है, बस गया और आसानी से क्या हो जाए, चिपक जाए। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं वॉन डेर वाल बल क्या है, कमजोर बल है, न विशेष परिस्थिति में लगने वाला बल है। कहता है इसमें अधिशोषक से क्रिया करने वाली गैस अधिशोषित होता है, कि यहाँ वही गैस जो उसके साथ रिएक्शन करेगा, जैसे प्लेटिनम का सतह है और उस पर हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, अधिशोषित होगा, तो यह प्लेटिनम के सतह पर या प्लेटिन के सतह पर जो गैस अधिशोषित हो रहा है उसके बीच एक रिएक्शन हो रहा है कि वह उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसके बीच एक क्या रासायनिक बंधन बन रहा है। अब कहता इसके लिए निम्न ताप अनुकूल होता है। हम बताएं कि भौतिक अधिशोषण है और भौतिक अधिशोषण में क्या होगा कि हम लोग कल चर्चा किए थे एक उष्माशोषी और एक उष्माक्षेपी। अगर उष्माशोषी प्रकृति का होता है न, तो वह उष्मा को एब्जॉर्ब करेगा तो वह टूट जाएगा, तो उसके सतह पर क्या होगा, जुड़ना बंद कर हो जाएगा। अब यह भी कण जो आएगा उसके सतह पर वह आना क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा। तो इसलिए कहता है कि इसके लिए निम्न ताप अनुकूल होता है, मतलब कम ही ताप होगा तो अधिशोषण का दर क्या होगा, अधिक होगा। ताप बढ़ने पर अधिशोषण दर घट जाता है। ऐसा होता है सर भौतिक अधिशोषण के केस में। रासायनिक अधिशोषण के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है कि इसके लिए उच्च ताप अनुकूल होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी, जैसा हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन में कि ज़्यादा होता है, तो उसी तरह यहाँ भी होगा सर कि जितना ज़्यादा रासायनिक टेम्परेचर होगा रासायनिक अभिक्रिया उतना ही अधिक होगा और अधिशोषण दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब कि इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, मतलब दोनों साइड से जब रिएक्शन हो सकता हो तब इसको उत्क्रमणीय प्रक्रिया कहते हैं। तो फिजिकल है, फोर्स है कि हम लोग चर्चा किए थे कि ट्रेन में जो बैठा लड़की है वह निकल भी सकता है, आ भी सकता है, मतलब सीट से उठ भी सकता है या सीट पर बैठ भी सकता है, दोनों प्रक्रम हो सकता है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया हो गया। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। एक बार रासायनिक बंधन हो गया, मतलब एक बार शादी हो गया, तो अब आप पढ़ाई पर नजर नहीं डाल सकते हैं। कहने का मतलब कि एक बार जो उत्पाद बन गया सो बन गया, पुनः वह रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है। अब कहा था इसका अधिशोषण उष्मा कम होता, तो ताप कम ही चाहिए, तो अधिशोषण उष्मा क्या है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, मतलब बहुत कम। इसके लिए चूंकि ताप ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए अधिशोषण उष्मा कितना चाहिए, 50 से 400 किलो जूल, सॉरी 50 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स या प्रति मोल इसको चाहिए। कहता है इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत कम होती है। ये सक्रियण ऊर्जा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो कोई भी पदार्थ उत्पाद में बदल रहा है, अगर अपना मन से बदल रहा है, ठीक है, तो करने का मतलब फिजिकल चेंजिंग, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत कम होती है। पहले ही के कि सतह पर आया अपने मन से आकर के क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इसके लिए कोई सक्रियण ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। सक्रियण ऊर्जा है क्या, आप समझिए इसको, कि जैसे आपको ट्रेन में चलना है और ट्रेन में चलने के लिए आपके पास 5 रुपया चाहिए, ठीक है, और 5 रुपया से कम होगा तो आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। तो आपके पास मान लिया जाए कि 4.5 रुपया है, 5 रुपया का टिकट है और आपके पास 4.5 रुपया है, तो क्या आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी अधिकतम ऊर्जा जो है वह 4.5 रुपया है और जब तक 5 नहीं पूरेगा तब तक आप टिकट कटा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करिएगा,
तो इसके लिए करिएगा कि उससे अनुनय विनती कीजिएगा कि हो हमको चढ़ा लीजिए, पैसा नहीं है। तो ट्रेन वाला तो मानेगा नहीं, लेकिन बस पर अगर चढ़ के 4.5 रुपया दे दिए तो वह हो सकता है कि आपको क्या कर दे, पहुंचा दे। नहीं तो अब समझिए यहाँ कि आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए अगर 4.5 रुपया में बस वाला बैठा लिया तो आपको पहुंचा दिया, तो क्या हो गया, वही आपका सक्रियण ऊर्जा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वह जो 50 पैसा आपका था उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर कहें ट्रेन से ही जाना है तो आपको 5 रुपया का टिकट लेना ही लेना होगा, तो वह जो 50 पैसा आप किसी से मांगे, वह जो बाहर से आपके पास 50 पैसा आया, वही क्या कहलाएगा, आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाएगा। मतलब कि किसी भी पदार्थ को अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए, किसी भी अभिकारक को अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए, ठीक है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री ये केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा इस पर डायलॉग बाजी होगा, खूब ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा पर। अभी इतना ही समझना है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब कहता इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, कि मतलब भौतिक अधिशोषण है, कोई भी गया जा करके चिपक गया, बैठ गया, ठीक है, जो आसानी से उसके साथ आ सकता है। तो कहता इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती, ये नहीं कि आप इसको बैठने देंगे इसको नहीं बैठने देंगे। ट्रेन में टिकट लेगा तो सबको अधिकार है, सीट खाली है तो बैठेगा, तो इसका कोई विशिष्टता नहीं है ना। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है सर, कि आपको सेलेक्टिव होना होगा, चुनना होगा कि आप उसके साथ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कि आप उसके साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं ना। आप सिनेमा हॉल में देखते होंगे कि ना, कि सीट आरक्षित रहता है कि यह महिलाओं के लिए ना, या यह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए होता है ना, कि यह कोना वाला है तो भैया लड़का लड़की जो आएगा जोड़ा मुसी के लिए आरक्षित होता है। इसका मतलब कि किसी खास सरफेस के लिए किसी खास तरह के रिएक्टेंट का क्या होगा, जरूरत होगा, तो वह चुन लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। तो वही कहता है इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। कि प्रकृति विशिष्ट का मतलब क्या हुआ, कि जो उसके अनुकूल होगा वह उसी को चुनेगा, जो उसके अनुकूल नहीं होगा उसको वह नहीं चुनेगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखें, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और, कि अधिशोषण बल वैन डर वाल बल होता है, फिर अधिशोषण बल, ठीक है, रासायनिक बंधन होता है, किस में, रासायनिक अधिशोषण में, और यह भौतिक अधिशोषण में। आसानी से संघनित होने वाली गैस अधिशोषित होती है, और इसमें अधिशोषण से क्रिया करने वाली गैस अधिशोषित होगी। इसके लिए निम्न ताप, कम ही टेम्परेचर अनुकूल होता है, और अगर ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का दर घट जाएगा। इसके लिए उच्च ताप अनुकूल होता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे अधिशोषण का दर बढ़ेगा। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, मतलब R से P, P से R, मतलब दोनों साइड से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे उत्क्रमणीय में एक एग्जांपल समझिए, जैसे यह नाइट्रोजन है सर, और यह हाइड्रोजन है, ठीक है, और यह बनाता है अमोनिया। देखिए यहाँ ध्यान से, कि अमोनिया को जब तोड़ेंगे तो यह हाइड्रोजन में भी टूट सकता है, नाइट्रोजन में भी टूट सकता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया भी बना सकता है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक है। यह क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक है। तो कहता है यह उत्क्रमणीय है, और यह क्या, अनुत्क्रमणीय है। इसका अधिशोषण उष्मा कम होता है, मतलब 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। इसका जो होता है इसका अधिशोषण उष्मा अधिक होता है, 50 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। इसमें सक्रियण ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ती है। हम ये बताएं कि एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन इसमें जो है सक्रियण ऊर्जा की ज़रूरत अधिक पड़ती है। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। प्रकृति मतलब वही बताए, नेचर, कि कोई भी अभिकारक उस सतह से जो आकर के जुड़ेगा उस दोनों के बीच ट्विनिंग है कि नहीं, जुड़ सकता है कि नहीं। और कहता है इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, इसकी नहीं होती। यह किसी को भी, मतलब पिताजी जिससे मन तिससे मेरा शादी कर दे, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ है कि नहीं, पहले हम अपने से देखेंगे तब बर्तवारी फाइनल होगा, नहीं।
तो जब वर्तुहारी अपने से देख के फाइनल कीजिएगा तो आप अपने हिसाब से तोलिएगा मोलिएगा कि आपके लायक है कि नहीं है। ठीक है, इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। चलिए इतना ही। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि यह अधिशोषण को कौन कौन अधिशोषण को गैसीय अधिशोषण को कौन कौन से कारक जो हैं अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं ना, कि यह सतह पर जो अभी पदार्थ आएगा उस पदार्थ और सतह के बीच होने वाले अधिशोषण में कौन कौन से क्रिया एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वहाँ देखेंगे सरफेस एरिया क्या है, उत्प्रेरक का क्या योगदान होता है। ठीक है, ये बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा एक बात और कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा 1000 पुर जाए। ठीक है, थैंक यू।